Today we want to study the topic entropy. Before we have to start the topic entropy, we have to discuss some necessary topics. Why we have to study the topic entropy? हमें एंट्रोपी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? इसके लिए we have to start from limitations of first law of thermodynamics. आओ देखते हैं what is the limitations of first law of thermodynamics. सिंपली एक मजाक से स्टार्ट करता हूं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can transformed from one form to another form. ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक मेटालिक सीट है हमारे पास. हमारे पास क्या है? एक मेटालिक सीट है और यहां पर हम गन से एक बुलेट फायर करते हैं. यहां पर हमारे पास गन है और गन से हमने एक बुलेट फायर किया है. तो बुलेट जो मूव कर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. ये जैसे इस मेटालिक सीट में इंसर्ट होगी, मेटालिक सीट गर्म हो जाएगा, आपको छूने पे गर्म लगेगा, तो यहां पे होगा हीट. तो ये तो पता चला कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्राई टू कन्वर्ट इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या ये पॉसिबल है कि इस हीट एनर्जी को यूज करके बुलेट खुद ब खुद वापस बाहर आ जाए? क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं. मतलब क्या हुआ कि ये तो बता सकता है फर्स्ट लॉ कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि डायरेक्शन क्या होगा. मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स try to explain energy transformation, but it fails to explain direction of transformation. जिसे हम सिंपल शब्दों में कहते हैं ट्राई टू एक्सप्लेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बट इट फेल टू एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. Probability of reaction to takes place one direction. Spontaneity of reaction. फर्स्ट लॉ ये तो बता देगा कि एनर्जी वन डायरेक्शन से, मतलब वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में कन्वर्ट होगी ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से हीट एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है. बुलेट खुद ब खुद मेटालिक सीट से बाहर नहीं निकलता है. उसी तरह इट ट्राई टू एक्सप्लेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बट इट फेल टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस नेचर. अब हमारे पास एक वर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पॉन्टेनियस नेचर. हमारे पास एक वर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस नेचर.
या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो अपने दम पे होता हो, जिसमें किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसा प्रोसेस जो खुद अपने आप होता हो, जिसमें किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहाड़ पे खड़े हो, अगर आप माउंटेन के टॉप पर खड़े हो, यहां पे आपके पास वाटर सोर्स है, यहां पे आपके पास वाटर सोर्स है, और ये वाटर खुद ब खुद नेचुरल डाउन द हिल फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? या यहां पे एक पत्थर है आपके पास, उस पत्थर को आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस पॉइंट पे रख देना है, वो नेचुरली खुद ब खुद नीचे की तरफ, डाउन हिल की तरफ मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? यस बच्चों, करेगा। मूवमेंट डाउनहिल होगा या नहीं होगा? यस, वो मूवमेंट होगा। मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें इस पत्थर को धकेलना पड़ा क्या? नहीं, ये खुद ब खुद हुआ। इस प्रोसेस को कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हर वो प्रोसेस जो खुद ब खुद होता है, जो अपने दम पर होता है, जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी का फैक्टर बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी का फैक्टर बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रोसेस जिसमें इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनिशिएशन नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कह सकते हैं अमोनिया गैस प्लस HCl गैस, फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। जैसे कह सकते हैं H2O सॉलिड, जिसे आप सिंपल शब्दों में क्या कहते हो? आइस। इस एक आइस को आप एक कटोरी में लाके रख दो अभी इस रूम टेम्परेचर पे, वो खुद ब खुद पानी में 1 घंटे के बाद आके देखोगे तो खुद ब खुद पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या उसके लिए आपको किसी मशीन की जरूरत है, किसी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो H2O आइस ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द H2O लिक्विड। लेकिन दुनिया में कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जिसको इनिशिएशन की जरूरत है। कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल दुनिया में कुछ प्रोसेस है जिसको इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद होता है। कुछ प्रोसेस हैं जो खुद ब खुद होता है लेकिन उसे स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ प्रोसेस है जो खुद ब खुद होता है लेकिन उसे हमें इनिशिएट करना पड़ता है। इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक LPG का सिलेंडर है, आप उसका रेगुलेटर खोल दो, पाइप के ऊपर आग लगा दो। तो आग लगाने के लिए आपको प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा ना। लेकिन एक बार आग लग गई तो जब तक पूरे सिलेंडर का LPG बर्न नहीं हो जाता तब तक वो जलता रहेगा ना। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या पेट्रोलियम या LPG में जो गैस है, मीथेन गैस, इथेन गैस, जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन का बर्निंग है, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग है, इसे हमें स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो ये अपने दम पर खुद ब खुद तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक उसका पूरा सोर्स खत्म न हो जाए, अनटिल अनलेस सोर्स इज डिप्लीटेड। इसलिए फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, केरोसिन ऑयल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, LPG हुआ, मीथेन गैस हुआ, इथेन गैस हुआ, कोयला भी हुआ, कार्बन सोर्स भी हुआ, हाइड्रोकार्बन्स हुए। तो इन सब को जलाने के लिए हमें प्रोसेस स्टार्ट करवाना पड़ता है। क्लियर? तो हम देखने वाले थे इंट्रोपी, और हम समझ रहे थे कि इंट्रोपी पढ़ने की जरूरत क्यों है। इसमें हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि एनर्जी वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन में जाता है।
वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाता है, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और ये भी नहीं बता पाता है कि कितने एक्सटेंट से, कितने परसेंट से 30% होगा कि 40% होगा कि 50% होगा, एट विच एक्सटेंट इट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट लॉ में दो दिक्कतें हैं हमारे पास। ये बताता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन ये बताने में सक्षम नहीं है कि किस डायरेक्शन में होगा, और ये बताने में भी सक्षम नहीं है कि किस एक्सटेंट में होगा, किस परसेंटेज में होगा। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें एक नए टर्म की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी। अब डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और दूसरा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो प्रोसेस जो अपने दम पे होता है उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और वो प्रोसेस जिसमें हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है, वो प्रोसेस खुद ब खुद नहीं हो सकता। जैसे पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो आपको मोटर चाहिए, जैसे आपको ये पत्थर ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे लेके जाना है तो आपको लिफ्ट चाहिए, या आपको अपनी ताकत, अपनी बॉडी का जो केमिकल एनर्जी है, एटीपी है, उसको यूज करना पड़ेगा, तभी पत्थर ऊपर जाएगा। पत्थर खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, ऊपर से नीचे खुद ब खुद जरूर आ जाएगा। तो हमारे पास दो टाइप का प्रोसेस हुआ, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। बच्चों इतना नोट डाउन कर लो। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन ये बताने में सक्षम नहीं है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा और इसका एक्सटेंट क्या होगा। अब हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस हैं, एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस जो अपने दम पे होता है, और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी को यूज करना पड़ता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने दम पे नहीं होता है। और इसे और थोड़ा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे एंट्रोपी इसमें कोरिलेट हो जाता है, एंट्रोपी इस पॉइंट में आ जाता है। तो अगर हम दो गैस लेते हैं, एक चैम्बर लेते हैं, इस चैम्बर में है हीलियम गैस, और एक दूसरा चैम्बर लेते हैं, इसमें है हमारे पास नियॉन गैस, और ये एक पाइप से कनेक्टेड है और बीच में एक स्टॉपर है। तो यहां पर इस साइड में है हमारे पास हीलियम गैस और इस साइड में है हमारे पास नियॉन गैस। जैसे हम स्टॉपर को रिमूव करते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जैसे ही हम यहां से स्टॉपर को रिमूव करते हैं, स्टार्ट होने से पहले इस साइड में था हमारे पास हीलियम गैस और इस साइड में था हमारे पास कौन सा गैस, नियॉन गैस। जैसे स्टॉपर को हटाते हैं, गैसेस ट्राई टू मिक्स ईच अदर, मतलब यहां से कुछ गैस इधर डिफ्यूज होना शुरू होता है और यहां से कुछ गैस इधर डिफ्यूज होना शुरू होता है। मीन्स आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि कुछ हीलियम गैस यहां से गायब हो गया और वहां पे नियॉन गैस आ गया, और उसकी जगह पे कुछ हीलियम गैस यहां पे ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ गैस की। तो बच्चों, इस गैस को मिक्स करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करना पड़ा या खुद ब खुद हो गया? बिल्कुल सही, हमने यहां पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी फैक्टर, कोई मशीन अप्लाई नहीं किया है, ये खुद ब खुद हुआ। तो ये खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहां पे दो गैस खुद ब खुद मिक्स हो रहे हैं। अब मिक्स हो रहे हैं तो ये एक ऑर्डर में या डिसऑर्डर में मिक्स हो रहा है? अपने मन मर्जी से गैस मिक्स हो रहा है, या आप कहोगे नहीं, हीलियम का 4 पार्टिकल इधर जाना चाहिए, नियॉन का 2 पार्टिकल इधर जाना चाहिए। तो जैसा ऑर्डर आप दोगे वैसा काम होगा, या गैस रेंडमली मिक्स होगा? क्या लगता है बच्चों, गैस आपके हिसाब से काम करेगा कि गैस की जो खुद की प्रॉपर्टी होगी उसके हिसाब से काम करेगा? बिल्कुल सही, गैस अपनी खुद की प्रॉपर्टी के हिसाब से काम करेगा। मतलब गैस रैंडमली मिक्स होगा, गैस जो है रैंडमली मिक्स होगा। मतलब कोई भी सिस्टम अपना जो परफेक्ट ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, डिसिप्लिन क्या है,
ये वाला इस चैम्बर में है, ये वाला इस चैम्बर में है, ये अपने एक ऑर्डर में है। ऑर्डर से वो किधर होना शुरू होगा? डिसऑर्डर की तरफ। दुनिया का हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रैंडमली काम करता है। दुनिया का हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रैंडमली काम करता है, और वहां पे वो ऑर्डर से हीलियम गैस इस कंपार्टमेंट में था, नियॉन गैस इस कंपार्टमेंट में था, रैंडमली मिक्स होता है। ऑर्डर से डिसऑर्डर होता है, रैंडम होता है। तो अब हमारे पास एक टर्म आ गया कि ये रैंडमली काम क्या होता है, ये रैंडमनेस क्या होता है। ये जो हम रैंडमनेस वर्ड बोल रहे हैं, इसी चीज को हम केमिस्ट्री में कहते हैं एंट्रोपी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंट्रोपी। Entropy is nothing but it is a measurement of degree of randomness. एंट्रोपी में हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कहाँ एंट्रोपी कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो सॉलिड पार्टिकल बहुत ही नज़दीक होंगे, लिक्विड पार्टिकल थोड़े दूर होंगे, और गैस पार्टिकल और भी दूर होगा। तो ये होगा सॉलिड, ये होगा लिक्विड, और ये होगा गैस। तो सॉलिड पार्टिकल में ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, तो इस पार्टिकल को रैंडमली मूव करने के लिए जगह है क्या? बहुत ही कम है, थोड़ा बहुत ऑसिलेट कर लेगा, क्लियर, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल जगह है उसको मूवमेंट करने के लिए, मतलब रैंडमनेस के लिए। इसलिए रैंडमनेस, जैसे हम क्या कहते हैं एंट्रोपी, इसे डिनोट करते हैं ऐसे टर्म से। तो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, इस लिक्विड पार्टिकल को घूमने के लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह मिल गई है, इसलिए यहां पे रैंडमनेस ज्यादा होगा, मतलब लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होगी। गैस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए उससे भी ज्यादा जगह मिल गई है, मतलब इसका रैंडमनेस और ज्यादा होगा, इसलिए एंट्रोपी ऑफ गैस और ज्यादा होगा। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस सिस्टम, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट ट्राई टू मूव फ्रॉम ऑर्डर सिस्टम टू डिसऑर्डर सिस्टम, इट ट्राई टू मूव टुवर्ड रैंडम सिस्टम, रैंडमली काम करता है। इसे हम कहते हैं रैंडमनेस, इसे हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय टर्म S एंड इट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। कुछ और एग्जांपल से लेते हैं। अगर सपोज करो आपके पास एक मॉलिक्यूल है और उसे आपने कुछ तोड़ के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्रोवाइड करके उसे एटम में कन्वर्ट कर दिया, तो मॉलिक्यूल है मतलब ओवरलैप है और दोनों एटम सेपरेट फॉर्म में हैं। तो ज्यादा रैंडमली कौन मूव करेगा? ये दोनों जुड़े हुए हैं तो ये रैंडमली मूव कर पाएंगे क्या? नहीं। और ये दोनों अलग अलग हैं, डिसोसिएटेड फॉर्म में हैं, टूटे हुए फॉर्म में हैं, तो ये दोनों रैंडमली मूव कर पाएंगे क्या? यस। ये रैंडमली ज्यादा मूव कर पाएगा, मतलब इसके पास रैंडमनेस ज्यादा है। मतलब एंट्रोपी ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एंट्रोपी ऑफ एटम, डिसोसिएटेड एटम। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा है? डिसोसिएटेड एटम्स की एंट्रोपी ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम बात करें, कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इट ट्राई टू डिसोसिएट इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। अब यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। हमें पता है सॉलिड वर्सेस गैस किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है? गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। और एक फैक्टर है, यहां पे सॉलिड में नेग्लिजिबल एंट्रोपी है, गैस में हाई एंट्रोपी है। दूसरा फैक्टर यह है कि ये 1 मोल है रिएक्टेंट और यहां पे 2 मोल है। मींस आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है? आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है?
स्टार्टिंग में 1 मोल था और यहां पे कितना मोल है, 2 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है। अब एक बड़ा सा पत्थर और 2 छोटे छोटे पत्थर, तो रैंडमली कौन मूव करेगा? 2 छोटे पत्थर ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे। एक बड़ा पत्थर, उसे तोड़ के 2 छोटे छोटे पत्थर बनाए गए हैं, तो रैंडमली कौन मूव करेगा? छोटा वाला पत्थर, 2 जो छोटे हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, रैंडमली मूव करेगा। क्लियर? इसलिए इसमें रैंडमनेस ज्यादा होगा। रैंडमनेस ज्यादा होगा, इसलिए आफ्टर प्रोसेस, आफ्टर रिएक्शन, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इसके पास एंट्रोपी कम थी और इसके पास एंट्रोपी ज्यादा थी, तो आफ्टर रिएक्शन एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हाउ वी आर कोरिलेटिंग द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ प्रोसेस विद टर्म एंट्रोपी। अब इसके ऊपर जेईई में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट साइन ऑफ डेल्टा एस फॉर फॉलोइंग प्रोसेस। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं कि आखिर किस टाइप से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अगर कोई प्रोसेस है जिसमें सिस्टम पहले लेस रैंडम है, लेस रैंडमनेस है, और उसके बाद सिस्टम मोर रैंडमनेस हो रहा है, मतलब इनिशियल एंट्रोपी और फाइनल एंट्रोपी, बच्चों जैसे जैसे रैंडमनेस बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगी। जैसे जैसे रैंडमनेस बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगी। और एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। अब आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्ट में पढ़ा होगा, स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन वो पॉइंट होता है विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो डिफरेंस जो होता है ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आपका सिस्टम लेस रैंडमनेस से मोर रैंडमनेस जा रहा है, मतलब पहले एंट्रोपी कम थी और बाद में एंट्रोपी ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में एंट्रोपी का डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एस फाइनल का टर्म ज्यादा है और ये वाला टर्म कम है, इसलिए डेल्टा एस ऑफ प्रोसेस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर फाइनल में एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, और फाइनल में एंट्रोपी कम होती है तो डेल्टा एस निगेटिव आएगा। बच्चों न्यूमेरिकल को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे? बिल्कुल सही, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव, और अगर प्रोसेस करने के बाद एंट्रोपी कम हो रही है तो डेल्टा एस निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लेते हैं, Br2 लिक्विड है विच कन्वर्टेड इनटू Br2 गैस। इस प्रोसेस में आपको बताना है डेल्टा एस जीरो है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो बच्चों लिक्विड वर्सेस गैस किसमें रैंडमनेस ज्यादा होता है? गैस में रैंडमनेस ज्यादा होता है। मतलब प्रोसेस होने के बाद एंट्रोपी बढ़ेगी, एस इनिशियल वर्सेस एस फाइनल, एस फाइनल इज ग्रेटर, क्योंकि गैस लिक्विड वर्सेस गैस, तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है? गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, इसलिए यहां पे डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे हम एग्जांपल कह सकते हैं, कोई रिएक्शन लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब आप यहां पे चीजों को ध्यान से देखो, एक तो सॉलिड से गैस हो रहा है, एंट्रोपी वैसे ही बढ़ रही है,
अब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो टूट के दो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। एक बड़ा सा पत्थर रैंडमली मूव करेगा या उसके दो छोटे टुकड़े रैंडमली मूव करेंगे? एक पत्थर है वो ज्यादा रैंडमली मूव करेगा, या उसी पत्थर को तोड़ के आपने दो छोटे छोटे पत्थर बना दिए हैं वो रैंडमली ज्यादा मूव करेगा? दो छोटे पत्थर ज्यादा, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगी। और अगर फाइनल में एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा एस बिल्कुल सही पॉजिटिव आता है। डेल्टा एस पॉजिटिव आता है। अब कुछ टिपिकल प्रोसेस देखते हैं जो कि जेईई में आ सकते हैं। कुछ टिपिकल प्रोसेस देखते हैं। जैसे पहला प्रोसेस है डिविट्रिफिकेशन ऑफ ग्लास। डिविट्रिफिकेशन ऑफ ग्लास। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लास क्या है? सॉलिड है या लिक्विड है या कुछ और है? बच्चों ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब ये पहले लिक्विड था और बाद में इसे सुपर कूल्ड लिक्विड किया गया, सुपर कूल लिक्विड बनाया गया, जिसे आप क्या कहते हो? ग्लास कहते हो। इस ग्लास के सुपर कूलिंग प्रोसेस का ही नाम है डिविट्रिफिकेशन। अब कूलिंग करने से मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिडिफाई होगा, मतलब लिक्विड में एंट्रोपी, लिक्विड वर्सेस सॉलिड किसमें एंट्रोपी ज्यादा होती है? लिक्विड वर्सेस सॉलिड किसमें एंट्रोपी ज्यादा होती है? मतलब प्रोसेस करने के बाद एंट्रोपी कम हो रही है, इसलिए डेल्टा एस क्या आएगा? इसलिए डेल्टा एस क्या आएगा? निगेटिव आएगा क्या बच्चों? इसलिए डेल्टा एस निगेटिव आएगा क्या? इसी तरह से अगर एक पूछा जाए, क्वेश्चन है बॉइलिंग ऑफ एग, इसमें एंट्रोपी क्या होगी? इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाए बॉइलिंग ऑफ एग, इसमें एंट्रोपी क्या होगी? तो अंडा जो होता है उसमें जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो एल्बुमिन होता है, और चूंकि आपके सिलेबस में बायोमोलिक्यूल भी है तो थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल भी, मुझे पता है इंजीनियरिंग वाले बच्चों को बायोलॉजी उतना पसंद नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है वो टर्सरी प्रोटीन होता है। अब सर प्राइमरी प्रोटीन क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटीन क्या होता है, टर्सरी प्रोटीन क्या होता है? बहुत ही साफ शब्दों में अभी समझाता हूं कि अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट चेन है प्राइमरी अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, स्ट्रेट चेन है अमीनो एसिड की, तो उसे कहेंगे प्राइमरी सीक्वेंस, उसे कहेंगे प्राइमरी सीक्वेंस, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे ही वो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड होके थोड़ा सा हेलिक्स बना देगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, टर्सरी स्ट्रक्चर आता है। तो यहां पे जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसमें स्ट्रक्चर ऐसा क्वाइल होता है, जिसमें स्ट्रक्चर ऐसा क्वाइल होता है। अब जब आप इसको हीट करते हो तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है ये अपने आप को स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर लेता है, इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में, मतलब ये स्ट्रेट चेन बन जाता है। यहां पे पहला अमीनो, दूसरा अमीनो एसिड, अगर सपोज करते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था, इस तरीके से क्वाइल था हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसा सपोज करते हैं 9 अमीनो एसिड है यहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी लूज हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर लूज हो जाती है, और इस तरह से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये वाला लेस रैंडमली मूव करेगा और ये स्ट्रेट चेन ज़्यादा रैंडमली मूव करेगा। इसलिए बॉइलिंग ऑफ एग से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। उसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर।
रबर का स्ट्रेचिंग करना। तो नॉर्मली जो रबर है वो कुछ इस तरह से, जिसे आप लंबा कर सकते हो, जिसके आप स्ट्रेच कर सकते हो, और आपने मैकेनिकल स्ट्रेस लगा के इसको स्ट्रेच कर दिया। तो अब किसके मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडमली मूव कर सकते हैं? इसके मॉलिक्यूल मूव करके ये स्ट्रेच फॉर्म में हो गए। अब स्ट्रेच वाला अगर और मूव करेगा तो रबर टूट जाएगा। मतलब ज्यादा रैंडमली कौन मूव कर सकता है? ये रैंडमली मूव करके स्ट्रेच बनाया, और स्ट्रेच वाले को और अगर आप जबरदस्ती मैकेनिकल स्ट्रेस लगा के रैंडमली मूव करवाओगे तो वो टूट जाएगा। मतलब ज्यादा रैंडमनेस किसके पास हुआ? ये रैंडमली मूव कर सकता है, ये रैंडमली मूव नहीं कर सकता है। ये टूट जाएगा लेकिन रैंडमली मूव नहीं करेगा। तो यहां पर मोर रैंडमनेस है और यहां पर लेस रैंडमनेस है, इसलिए डेल्टा एस क्या आएगा? निगेटिव आएगा। चेंज इन एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। अब इस कैरेक्टर को लेके भी जेई के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए गए। तो हम जानते हैं चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट अ स्टेट फंक्शन। मतलब इट डिपेंड ओनली ऑन, it depends only on initial and final point। मतलब अगर कोई प्रोसेस है तो यहां पे कहेंगे एस इनिशियल एंड एस फाइनल। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ change in entropy of final minus sum total of change in entropy of initial। अब अगर वो प्रोसेस केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस है तो रिएक्शन स्टार्ट होता है इनिशियल रिएक्टेंट और प्रोसेस होने के बाद प्रोडक्ट। तो ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हो डेल्टा एस फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। सम टोटल ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन लेते हैं, P अमाउंट ऑफ A प्लस Q अमाउंट ऑफ B गिव्स X अमाउंट ऑफ C प्लस Y अमाउंट ऑफ D। इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट है। तो यहां पे कहेंगे x इंटू डेल्टा एस ऑफ C प्लस y इंटू डेल्टा एस ऑफ D सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ रिएक्टेंट P अमाउंट ऑफ डेल्टा एस ऑफ A प्लस Q अमाउंट ऑफ डेल्टा एस ऑफ B। अब इसके जेई में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं हमारे पास है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस अमोनिया गैस, और हमें डाटा गिवन है एंट्रोपी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। जीरो लगाने का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड कंडीशन, एसटीपी। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। एसटीपी टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना? 1 atm। तो एस नॉट ऑफ N2 इज x, एस नॉट ऑफ H2 इज इक्वल टू y एंड एस नॉट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू z। अगर ऐसा दे रखा है और हमें पूछा है कि फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, आपको फाइंड क्या करना है? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, एसटीपी पे है। तो यहां पे कहेंगे डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ डेल्टा एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इस फॉर्मूला के हिसाब से
यहां का आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट अमोनिया है ट्वाइस इनटू डेल्टा एस नॉट ऑफ अमोनिया एंट्रोपी ऑफ अमोनिया एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ट्वाइस क्यों लगा? क्योंकि ये 2 मोल है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस सम टोटल ऑफ रिएक्टेंट, सम टोटल ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कौन कौन है? 1 मोल N2 है और 3 मोल H2 है। तो क्या आएगा? 1 मोल N2 प्लस 3 मोल H2। अब यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो क्वेश्चन में x भी दिया सकता है, XYZ भी दे सकता है या वैल्यू भी दे सकता है। तो हम वैल्यू पुट आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? अमोनिया ट्वाइस Z माइनस N2 का x और H2 का 3y। इसलिए आंसर आ जाएगा 2Z माइनस x माइनस 3y। इस तरह से हम जेई मेन में सिंपल क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं जिसका हम बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। एक ही हिंट है, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। तो इसे हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। एंट्रोपी may be defined as the integral of all terms involving heat exchange Q divided by absolute temperature T for very very small change in isothermal process। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू स्मॉल चेंज मींस प्रोसेस आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। चेंज इन हीट स्मॉल क्यू लेते हैं, चेंज इन हीट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एट गिवन टेम्परेचर। ये इसका क्या हुआ? मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ। जैसे आप सिंपल टर्म में कह सकते हो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। अब इसका यूनिट क्या होगा? सो यूनिट ऑफ एंट्रोपी कह सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। अब हमें पता है क्यू रिवर्सिबल मतलब हुआ हीट, और हीट का यूनिट होता है एसआई यूनिट होता है जूल, और टी का मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। इस हिसाब से अगर हम इसका यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे जूल डिवाइडेड बाय केल्विन, दैट इज अ जूल केल्विन इनवर्स। ये एंट्रोपी का एसआई यूनिट हुआ, ये एंट्रोपी का एसआई यूनिट हुआ। नाउ वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट द एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनियस नेचर। नाउ वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट the entropy and spontaneous nature। तो थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें एक आइसोलेटेड सिस्टम था, जिसमें हमारे पास क्या था? एक आइसोलेटेड सिस्टम था। इस चैम्बर में गैस A था, हीलियम था, और इस चैम्बर में गैस B नियॉन था, और यहां पे स्टॉपर था। तो यहां पे हमारे पास गैस A है और यहां पर हमारे पास गैस B है। जैसे आप स्टॉपर हटा देते हो क्या होगा? गैस ट्राई टू रैंडमली मिक्स, गैस ट्राई टू रैंडमली मिक्स।
मतलब यहाँ पे जो ए पार्टिकल थे वो कुछ ए पार्टिकल इधर चले जाएंगे और यहाँ के जो बी पार्टिकल्स थे, गैस था, वो कुछ गैस भी इधर रैंडमली मूव हो जाएगा। अब ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस है, ये नेचुरल हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ? ये क्या हुआ? नेचुरल हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। तो अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहां पर आफ्टर मिक्सिंग ऑफ गैस, पहले ऑर्डर में था और बाद में डिसऑर्डर में हो गया। पहले एंट्रोपी कम थी, रैंडमनेस कम था, बाद में रैंडमनेस ज़्यादा हो गया। यहाँ पे रैंडमनेस एंट्रोपी कम थी और यहाँ पे रैंडमनेस एंट्रोपी ज़्यादा है। तो आफ्टर मिक्सिंग अ प्रोसेस, रैंडमनेस इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं कि आफ्टर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आफ्टर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, entropy of universe increase, means delta S of universe means हर प्रोसेस में सिस्टम ट्राई टू ऑब्टेन लेस डिसऑर्डर टू मोर डिसऑर्डर, लेस रैंडम टू मोर रैंडम। तो ये तो बात हुई किसकी? अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर हमारे पास कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या होगा अगर सिस्टम आइसोलेटेड होके नॉन आइसोलेटेड सिस्टम हो? तो इन द केस ऑफ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम हम सिंपली कहेंगे डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स मीन्स डेल्टा एस ऑफ टोटल। अब एक सिस्टम है और सिस्टम के बाहर वाला पार्ट क्या है? सराउंडिंग है, इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अगर हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहां पे हम कहेंगे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। और बच्चों हमने थोड़ी देर पहले मैथमेटिकल इक्वेशन देखा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो हम कोरिलेट करते हैं एंट्रोपी को वेरियस प्रोसेस के साथ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। सो सबसे पहला प्रॉब्लम, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। बच्चों स्टेट फंक्शन का सिंपल मतलब क्या होता है? इट डिपेंड अपॉन ओनली फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? विच डिपेंड ऑन मास, विच डिपेंड्स ऑन मास। फिर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल
माइनस एस इनिशियल। अब प्रोसेस बहुत टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में कह सकते हैं कि यहां पे ना तो इनिशियल पॉइंट पता चलता है ना ही फाइनल पॉइंट पता चलता है। मतलब यही उसका क्या है, इनिशियल पॉइंट भी है और वही पॉइंट उसका क्या है, फाइनल पॉइंट भी है। तो ऐसे कंडीशन में फाइनल इनिशियल दोनों पॉइंट सेम हैं। तो ऐसे कंडीशन में डेल्टा एस फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। डेल्टा एस फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहां पे हमने कहा था डेल्टा एस टोटल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज आफ्टर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आफ्टर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसी तरह हम कह सकते हैं नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, यहां पे डेल्टा एस टोटल मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ऑलवेज इंक्रीज आफ्टर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आफ्टर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर हम कह सकते हैं फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, यहां पे हीट गेन हो रहा है और यहां से हीट लॉस हो रहा है, तो सराउंडिंग में हीट लॉस हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट गेन, तो अमाउंट ऑफ हीट गेन तो इसका टर्म पॉजिटिव आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, साइन कन्वेंशन। और हीट लॉस तो इसका टर्म निगेटिव आता है। ऐसे कंडीशन में कहेंगे डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अब सिस्टम आता है, हीट गेन है, डेल्टा एस का फॉर्मूला Q बाई टी होता है, पहले से पता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो Q रिवर्सिबल अपॉन T। और यहां पे जैसा कि डायग्राम है हीट गेन है, तो गेन है तो पॉजिटिव साइन प्लस Q रिवर्सिबल अपॉन T, और हीट लॉस है तो यहां पर निगेटिव साइन माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो इस कंडीशन में इसका आंसर 0 आता है। अब बच्चों हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी व्हेन टू वेरिएबल T एंड V आर टू वेरिएबल। तो इसका डेरिवेशन निकालने से पहले कुछ डेफिनेशंस पहले लेने पड़ेंगे। एंट्रोपी बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन T। ये इट इज बाय डेफिनेशन आता है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब यहां से अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कहना चाहें तो हम कह सकते हैं फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू du माइनस dw। जैसा कि हमें पता है PV टाइप ऑफ वर्क डन, d वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V नेगेटिव साइन। So from equation number 3 and 4 we can say that from equation number 3 and 4 we get dq reversible is equal to du। इस माइनस साइन को इधर ले लेते हैं, इस माइनस साइन को इधर ले लेते हैं, तो क्या कह देंगे प्लस
PdV, इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास एक किरचॉफ्स इक्वेशन है जो कहता है du इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी या dt, और आइडियल गैस इक्वेशन है जो कहता है PV इज इक्वल टू nRT, और यहां पर P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT अपॉन V। इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 वी गेट, क्या करेंगे बच्चों, यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या कहेंगे, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू की जगह पे क्या आ जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डी टी, और पी की जगह पे क्या आ जाएगा, एनआरटी बाई वी, एनआरटी अपॉन वी इंटू डी वी। अब हमें डेफिनेशन है डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, मतलब यहां का जो टी है ये कॉमन लेना पड़ेगा, यहां का जो टी है अगर ये कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेके इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्या, तो कह सकते हैं डी क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टी इज इक्वल टू, अब यहां पे टी तो है नहीं तो कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, एनसीवी अपॉन टी इंटू डी टी, प्लस यहां पे टी था तो कॉमन निकल गया, बचा एन आर अपॉन वी इंटू डी वी। अब बाय डेफिनेशन मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन इट इज द इंटीग्रेशन, एंट्रोपी टर्म इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, तो यहां पे हर किसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन डी टी का अपर लिमिट T2 एंड T1, तो T2 अपॉन T1, इसका लिमिट वॉल्यूम है तो V2 एंड V1 फाइनल एंड इनिशियल, तो क्या आ जाएगा, NR V2 अपॉन V1। ये सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी विथ टेम्परेचर T2 एंड T1 इज इक्वल टू लॉग बेस E T2 अपॉन T1, जैसे आप ln T2 अपॉन T1 ऐसा भी लिखते हो, क्लियर। तो अगर इक्वेशन फॉर 1 मोल है, फॉर 1 मोल है तो कह सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी, एन 1 मोल हो गया, सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन 1 मोल है आर एल एन V2 अपॉन V1। हम ड्राइव करना चाहते हैं रिलेशन कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी व्हेन T एंड P आर टू वेरिएबल। पिछली बार T एंड V लिया था, टेम्परेचर वॉल्यूम लिया था, और इस बार टेम्परेचर एंड प्रेशर ले रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। हमारे पास अगर आइडियल गैस है तो हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT, और यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये 3 वेरिएबल है। N 1 मोल कांस्टेंट लिया था और R तो गैस कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब यहां पर कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय P2 V2 इज इक्वल टू T2, यहां से ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब मुझे चाहिए V2 अपॉन V1, तो यहां से हम कह सकते हैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1। सो इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2. From this equation number 1 and 2 we can say that delta S is equal to NCV ln T2 upon T1 plus NR ln V2 upon V1 की जगह पे रख सकते हैं P1 upon P2
मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन T1। अब आपको पता है लॉग कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, इसलिए कह सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2 प्लस एन आर एल एन T2 अपॉन T1। एन 1 मोल है, एन हटा देते हैं, सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस आर एल एन P1 अपॉन P2 प्लस आर एल एन T2 अपॉन T1। अब यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें ln T2 अपॉन T1 कॉमन ले सकते हैं। अगर ln T2 अपॉन T1 इन दोनों टर्म में कॉमन ले लें, इस टर्म में और इस टर्म में, अगर हम इस टर्म में ln T2 अपॉन T1 कॉमन ले लेते हैं, ln T2 अपॉन T1, तो बच जाता है यहां पर CV प्लस आर प्लस आर ln P1 अपॉन P2। हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स में Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है, इसलिए Cp इज इक्वल टू R प्लस CV हो जाएगा। इसलिए इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट आउट कर दें तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1, CV प्लस R की जगह पे आ जाएगा Cp, CV प्लस R की जगह पे क्या आ जाएगा, Cp, Cp ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2। इस तरीके से हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर टर्म टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल है।